प्यारे विद्यार्थियों, मैंने मेरे चैनल पे 2 वीडियो डाले थे, जिसमें एक यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में था और दूसरा जो वीडियो था वो विद्यार्थियों बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। इन दोनों वीडियो के अंदर कई विद्यार्थियों ने लाइक किए, अच्छे कमेंट किए, इसके लिए धन्यवाद, वो बात अलग है। पर मैं ये मानता हूं कि मेरे विद्यार्थियों तक जो बात समझ में नहीं आई वो भी मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मैं जितने भी वीडियो बनेंगे मेरे, जितने भी क्लासेज मेरी होगी, क्योंकि कोरोना के काल में ये आप समझिए कि कॉलेज डायरेक्टेड जो राजस्थान है आयुक्तालय, उन आयुक्त साहब का आप मेहरबानी समझिए कि उनका आदेश है कि हम क्लास ऑनलाइन लें या हमारी क्लास यूट्यूब पे डालें ताकि बच्चे घर पे बैठे बैठे पढ़ सके। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो आपने कमेंट किए उनके जवाब भी मैं आपको दूं, ताकि आपकी कोई यदि मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी लीप वर्ष के बाद पढ़ने वाले 20 जनवरी को शपथ लेता है, ये तय है। एक स्टूडेंट है सुतार, उसने कमेंट किया, साहब 20 जनवरी को ये शपथ क्यों लेते हैं, इसका क्या कारण है, 20 जनवरी को ही क्यों लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये मानता हूं कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है आप डालिए, यदि आपके दिमाग में सवाल आता है मैं मानता हूं कि ये मेरी सफलता है। और सवाल उसका यह था कि 20 जनवरी को क्यों लेता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं 20 जनवरी को वहां क्यों होता है। ऐसा स्टार्ट में कुछ भी नहीं था। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जब जॉर्ज वॉशिंगटन साहब बने थे, उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को पहली बार शपथ ली थी। उसके बाद जब दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने तो 4 मार्च को ली, और उसके बाद लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो 4 मार्च को शपथ लेते आ रहे थे कंटिन्यू। परंतु 1937 के अंदर अमेरिका के संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया जिसको 20वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। और 20वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेगा, लीप वर्ष के बाद पढ़ने वाले जो 20 जनवरी है उसको शपथ लेगा, यह प्रावधान कर दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं पहले राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब, जिन्होंने 20 जनवरी को अमेरिका के अंदर शपथ ली थी। और उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हैं, अभी भी जो इलेक्शन होंगे 46 प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन चल रहे हैं, इसके बाद में आपको पता है कि जो चुनाव के बाद शपथ ली जाएगी वो 20 जनवरी को शपथ लेगी। और वहां के फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो उन्हें शपथ दिलाएंगे, रॉबर्ट साहब है वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। अब सवाल ये साहब, ये तो बात सबके दिमाग में है कि 20वें संविधान संशोधन से 20 जनवरी का प्रावधान किया गया, मगर ऐसा क्यों किया गया, 20 जनवरी का क्यों किया गया। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट पूछ रहा था उसके दिमाग में ये होगा कि ये 20 जनवरी का ही क्यों किया गया, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसका एक कारण बता देता हूं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मैं जब राष्ट्रपति के चुनाव की भी आपसे बात कर रहा था तो मैं आपसे कह रहा था कि नवंबर के पहले सोमवार के बाद पढ़ने वाले जो मंगलवार है उस दिन चुनाव वहां के डेलीगेट्स के होते हैं। यानी आप एक वार देख रहे हैं, एक मतलब हर देख रहे हैं, अभी संडे मंडे ट्यूसडे यूं उनके सिस्टम है। अब वहां क्या है कि जो आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो बर्थडे मनाया जाता है या जिनका जन्म हुआ था वो विद्यार्थियों हुआ था 3rd मंडे जनवरी के तीसरे सोमवार को उनका जन्म हुआ था। अब देखिए जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जो तीसरा सोमवार है वहां पर जनवरी का, वो विद्यार्थियों वहां पर फेडरल हॉलीडे होता है। फेडरल हॉलीडे का मतलब समझ के पूरे अमेरिका के अंदर छुट्टी होती है उस दिन 20 जनवरी को, फेडरल हॉलीडे को। अब ये जो पड़ता है तीसरा सोमवार, ये सोमवार 15 तारीख को भी पढ़ सकता है, 16 तारीख को भी पढ़ सकता है, 17 को भी पढ़ सकता है, 18 को भी पढ़ सकता है, 19 को भी पढ़ सकता है और 20 को भी पढ़ सकता है, 21 को भी पढ़ सकता है। मगर आप अच्छी तरीके जानते हैं 22, 23, 24 को नहीं पढ़ेगा, ये बात क्लियर है, आप सब समझते हैं इन बातों को, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थियों ये प्रावधान किया गया अमेरिका के अंदर, जब 1937 में ये अमेंडमेंट हुआ उस समय ये तय किया गया कि हम ऐसा करते हैं कि मार्टिन लूथर किंग का जो बर्थडे है वो 20 जनवरी को पड़ रहा है
और हम 20 जनवरी को एक फेडरल हॉलीडे है और इस दिन हम राष्ट्रपति के जो शपथ है, ऑथ का जो प्रोग्राम है, वो इसी दिन रखते हैं। और विद्यार्थियों, इसलिए ये 20 जनवरी तय कर ली गई। और आज भी आप जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। भले ही उस दिन संडे पड़ रहा है, भले ही मंडे है, भले ही कोई भी वार पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मंडे को दोबारा अपना प्रोग्राम कर सकता है, मगर एक बार वो औपचारिक रूप से शपथ लेगा, वो 20 जनवरी को ही लेगा। मेरे ख्याल से जो सुतार एंड सुतार स्टूडेंट है उस तक मेरे सवाल का जवाब पहुंच गया होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मैंने जो कहा है मेरी बात अच्छी तरीके से आप तक पहुंच रही होगी और आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, इसी स्टूडेंट ने एक सवाल और पूछा। उसने कहा साहब एक बात बताइए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव की जो काउंटिंग होती है वो कांग्रेस क्यों करती है, कांग्रेस में ही क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये मानता हूं, मैं कोई भी सवाल पूछो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रियली एक ऐसा टीचर हूं जिसको मुझे हर स्टूडेंट का सवाल मुझे लगता है कि वास्तव में उनकी जिज्ञासा है, उनके दिल में ये सवाल है कि वो जानना चाह रहा है। और मेरे ख्याल से अच्छा विद्यार्थी वही है जो कोई भी बात जानना चाह रहा है। मेरे जितने भी वीडियो आते हैं आप तक पहुंचा पाता हूं मैं, वहां आपको कोई बात समझ में नहीं आती है आप लिखिए, और मैं कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम तो मैं इसलिए ले रहा हूं कि उस स्टूडेंट को भी पता चल जाए, बाकी को भी मैं आपका नाम लेके के कहूंगा तो ऐसा नहीं है कि कभी आप ये मत समझिए कि सर कह देंगे कि आपने ऐसे कैसे सवाल पूछ लिया। नो, मैं ये मानता हूं कि कोई भी सवाल पूछे स्टूडेंट, हर सवाल स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है और उसका जवाब उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये प्रत्येक एक शिक्षक का फर्ज है कि उसके दिमाग में उठने वाली हर लहर को शांत किया जाए और उसे इस प्रकार से वहां नॉलेज के उस स्तर तक पहुंचाया जाए जहां तक उस अपने आप को संतुष्ट महसूस करे। और ये स्तर वही है जहां मैं कोशिश करता हूं। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बहुत सिंपल जानकारी के लिए बता दूं। अमेरिका में विद्यार्थियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संघीय सिस्टम है। मैंने आपको, यदि मेरा पहली बार कोई यही वीडियो देख रहा है तो उसको पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, वो वीडियो देखना पड़ेगा मेरा पूरा, उसके बाद ही ये बातें समझ में आएगी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री वीडियो है। ये केवल और केवल उन सवालों के जवाब है जो लड़कों ने किसी ने पूछा है। मैंने आपसे कहा था कि फेडरल सिस्टम के अंदर वहां पर जो स्टेट है उन स्टेट के अपना इलेक्शन सिस्टम है सब जगह। और मैं आपको कुछ चीजें यदि लड़कों ने कह ही दी तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि विद्यार्थियों, मैंने आपसे यह कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो कॉलेजियम जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके अंदर ये मेंबर होते हैं। ये 3 मेंबर है, ये 3 मेंबर डीसी से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से आते हैं, और बाकी जो है ये अलग अलग, ये सीनेट के मेंबर्स के बराबर होते हैं। ये मेंबर में, ये सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर नहीं है बल्कि डेलीगेट इतने होते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब जो ये डेलीगेट्स है 538 जो डेलीगेट्स हैं, वहां मैंने एक आपसे बात कही थी कि एक स्टेट से पूरी तरीके से पूरा का पूरा एक दल जीतेगा। जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा डेलीगेट्स होते हैं 55, क्योंकि कैलिफोर्निया से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 53 है और सीनेट में सीधी सी बात है 2 है, यानी 55 है। तो विद्यार्थियों वहां 55 जो प्रतिनिधि ये हैं, ये एक ही दल के होंगे। ये बात मैंने आपसे कही, क्लियर, आपको पता है, सिस्टम में है, तय होगा। अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रत्येक स्टेट के अंदर वहां का इलेक्शन सिस्टम क्या होगा, डेलीगेट्स को कैसे चुना जाएगा, ये तय विद्यार्थियों को, हमारा जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है वैसा अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका नहीं बना हुआ है। वहां पर स्टेट तय करते हैं, वहां के जो राज्य हैं वो तय करते हैं कि वहां के डेलीगेट्स कैसे चुने जाएंगे, उनके डेलीगेट्स की चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, वो किस प्रकार से चुने। सब जगह ऐसा होता है, मगर 2 ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर ऐसा नहीं होता, जैसे मैन और नेब्रास्का ऐसे स्टेट है जहां पर विद्यार्थियों अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं, ये डेलीगेट्स भी। पर जनरली मैंने आपके एक जनरल प्रोसेस में पढ़ा रहा था, टेक्निकली इतना नहीं गया था। मैंने यही कहा था कि देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि
पूरे अमेरिका में ऐसा होता है, मगर 48 में ऐसा होता है कि पूरे के पूरे प्रतिनिधि एक ही पार्टी में जाते हैं, जबकि 2 ऐसे हैं, मैन और नेब्रास्का, जो स्टेट ऐसे हैं जहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से डेलीगेट चुने जाते हैं। ये अलग बात है। तो मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आए कि प्रत्येक स्टेट के अंदर वहां के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के वोट देने वाले जो डेलीगेट्स हैं, वो कॉलेज जो इलेक्टोरल हैं, वो कैसे चुने जाएंगे, ये वहां का स्टेट तय करता है। और विद्यार्थियों जब स्टेट से वो निर्वाचित हो जाते हैं तो उसके बाद ये चुनाव, मैंने कहा था नवंबर के पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले मंगलवार को चुनाव होंगे, और इस चुनाव के बाद वहां का गवर्नर उन्हें सर्टिफिकेट जारी करेगा। स्टेट में गवर्नर होते हैं, स्टेट का गवर्नर उसे सर्टिफिकेट जारी करेगा, और उस सर्टिफिकेट की 3 कॉपी होगी। जो प्रत्येक डेलीगेट्स को जारी होगा उसकी 3 कॉपी होगी। एक कॉपी उसकी सीधी की सीधी स्टेट को भेज दी जाएगी, जिस स्टेट का है, जैसे स्टेट कैलिफोर्निया था, कैलिफोर्निया में रह जाएगी। दूसरी जो कॉपी है वो कॉपी विद्यार्थियों निर्वाचन होने की कॉपी मिल जाएगी, वो कांग्रेस को चली जाएगी। और तीसरी जो कॉपी है वो विद्यार्थियों नेशनल आर्काइव्स एंड जो रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक बना हुआ है, क्योंकि वहां का जो मतपत्र वो सुरक्षित रहे, इसलिए एक कॉपी वहां आर्काइव्स और जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसको भेज देते हैं, ताकि वहां रिकॉर्ड एक सुरक्षित रिकॉर्ड रहे, इसलिए 3 कॉपी बनती है। कांग्रेस के अंदर जो प्रति जाती है वहां की, वो प्रतियां मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस कि दोनों सदन साथ में बैठते हैं, और दोनों सदन साथ में बैठने के बाद वहां जो गई, अब सेंट्रल में तो कोई इलेक्शन कमीशन तो है नहीं कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ऐसा कुछ तो वहां है नहीं। इसलिए वहां पर जो पार्लियामेंट, वहां की कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों? क्योंकि वहां संविधान में यह प्रावधान है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर किसी को बहुमत नहीं मिला तो डिसाइड कौन करेगा। मैंने मेरे वीडियो में बताया पिछले में कि यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के किसी को यदि बहुमत नहीं मिला है तो क्या होगा, और मान लीजिए उपराष्ट्रपति में किसी को बहुमत नहीं मिला है तो वो सीनेट कैसे निर्धारित करेगी और राष्ट्रपति के अंदर प्रतिनिधि सभा कैसे तय करेगी। ये बात मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया होगा। अच्छी तरीके से बात यदि आपने समझी है तो वहां मैंने कही है। इसलिए विद्यार्थियों वहां की कांग्रेस जो है संसद है, वो संसद के दोनों सदन साथ में आउट होते हैं। यह काम लगभग 6-7 जनवरी के आसपास होता है, लीव वर्ष के बाद। डिसाइड पहले ही हो चुका होता है, केवल और केवल औपचारिकता है, क्योंकि सबको पता है हमारे वोट कितने हैं। और मैंने आपसे कहा था इलेक्टोरल जो होते हैं वो केवल प्रतिनिधि जो होते हैं वो केवल रिकॉर्डिंग मशीन होते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं होते। 6-7 जनवरी को विद्यार्थियों वहां के सीनेट का जो प्रेसिडेंट है उसकी अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस बैठेगी, और कांग्रेस 2 टेलर्स नियुक्त करेगी। वहीं बैठे बैठे कांग्रेस के 2 टेलर्स होंगे। टेलर्स का मतलब होता है वोट गिनने वाले, जिसको टेलर्स बोलते हैं। जो टेलर्स बैठेंगे, और वो टेलर्स क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, अल्फाबेटिकली स्टेट का नाम लिखा होगा। प्रतिनिधियों के पहले सर्टिफिकेट वहां पहुंचे हुए, मैंने आपसे कहा था स्टेट के गवर्नर वहां भेज चुका है। वो एक एक स्टेट के प्रतिनिधियों का अपनी अपनी रिकॉर्डिंग से जो वोट डाले गए हैं, पेटी है जो उनकी, सीधी सी बात है, मैंने जो वहां गवर्नर से पास से पहुंची वो पेटी है, उस पेटी में से वो डालेगा और सीधी सी बात है कह देगा कि साहब कैलिफोर्निया 50 रिपब्लिकन पार्टी, जैसे और स्टेट है उस स्टेट का नाम लेते हुए अल्फाबेटिकली ये बताता रहेगा, और वोट धीरे 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 रिकॉर्ड हो जाएंगे, और लास्ट में विद्यार्थियों रिकॉर्ड। सीधी सी बात है, 538 में से 270 जो मिलेंगे उसे सीनेट का जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि अध्यक्षता वो कर रहा है उस समय, कांग्रेस की अध्यक्षता सीनेट का प्रतिनिधि कर रहा है। इसलिए विद्यार्थी वो क्या करेगा कि डायरेक्ट घोषणा कर देगा कि साहब राष्ट्रपति है वो ये बन गया, और इसके साथ सीधी सी बात है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, और उसके बाद वो 20 जनवरी को शपथ लेगा। ये बात मेरी हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका के अंदर कांग्रेस क्यों गिनती है, क्योंकि हमारी तरफ वहां पर एक ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन कमीशन बना रखा है और इलेक्शन कमीशन वोटों की काउंटिंग करता है। ऐसा वहां पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, और आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। अब एक बात मैं थोड़ी सी जनरली और बता देता हूं विद्यार्थियों, आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक बात मिलेगी कि फेडरल इलेक्शन कमीशन होता है वहां पर। कई लड़कों को मिल जाएगी, फिर वो कहेंगे साहब आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन नहीं होता, तो ये फेडरल इलेक्शन कमीशन तो है ना अमेरिका के अंदर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं विद्यार्थियों, निक्सन की दुर्घटना क्या थी, बात अच्छी तरीके से आप वाटरगेट कांड की मैंने आपसे बात कही थी।
उसके बाद में अमेरिका के अंदर विद्यार्थियों फेडरल इलेक्शन कैंपेन एक्ट 1974 पास किया गया और इसके तहत फेडरल इलेक्शन कमीशन वहां नियुक्त किया गया। फेडरल इलेक्शन कमीशन का काम चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि यह ध्यान रखना है कि जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं वो फेयर तरीके से लड़े और उनके लिए जो एक सीमा निर्धारित कर रखी है, लिमिट तय कर रखी है, उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप पैसा कितना खर्च करेंगे, किस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है, किसी को चुनाव प्रचार का नेशनल टीवी पर कितना मौका मिल रहा है, ये जो निर्धारण करेंगे देखेगा वो ऑब्जर्वेशन करने का केवल एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिस बॉडी के कमिश्नर की नियुक्ति वहां का राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद सीनेट की आपको पता है सहस्रुति लेनी पड़ती है, जितनी भी राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। यानी जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है वो कोई अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाता, वो एक प्रकार की विनियामक संस्था है या रेगुलेटरी बॉडी है जो वहां की गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई जाती है। अमेरिका के संविधान के अंदर किसी प्रकार का कोई स्वायत्त हमारी तरह जब इंडियन इलेक्शन कमीशन जैसे बना हुआ है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसा वहां कुछ नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों वहां के संविधान में यह प्रावधान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की गणना जो डेलीगेट्स के वोटर जो गिनना होगी वो वहां की कांग्रेस करती है। इसका कारण यह था। तो मेरे ख्याल से दोनों सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। मेरी कोशिश है कि एक तो 20 जनवरी को शपथ क्यों लेता है और दूसरी वहां पर गणना कांग्रेस द्वारा ही क्यों होती है, यह बात तय होगी। तीसरा, एक और वीडियो मैंने डाला था विद्यार्थियों बेसिक स्ट्रक्चर का। मैंने कोशिश की थी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बात आपको समझाऊं। उसमें हुआ यह था कि मैंने भी बाद में जब वीडियो देखा तो मेरी भी एक दिमाग में आया कि ये कैसे हो गया। उसमें मैंने एक आर्टिकल बताया था 292 विद्यार्थियों, वो भाग 12 के अध्याय 2 का आर्टिकल था, जबकि मुझे यहाँ ये कोई बाई मिस्टेक ही हो गया, पता नहीं कैसे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग को निकल गया और आ गया होगा। बाकी वो आर्टिकल है 291। एक गुर्जर स्टूडेंट है, उसने ये कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में आप इतना मतलब सीरियसली देखते हैं, इतना अच्छी तरीके से देखते हैं और हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। और 291 स्टूडेंट जो ये आर्टिकल हैं, ये भाग 12 के अध्याय 1 का अंतिम आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के अंदर, इस आर्टिकल में मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों की ये प्रावधान है कि पृथ्वी पर्स को खत्म करने का देने वाला प्रावधान इसमें था, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने बाहर लिखा है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी के काल में निष्प्रभावी कर दिया गया, इसे इफेक्टलेस कर दिया गया। एक बात अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है कि वहां पर डिलीट कर दिया जाता है। नो, आर्टिकल का प्रभाव खत्म हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, लफ्ज वो एक प्रकार का ऊपर अति आच्छादित हो जाता है, उसका जो प्रभाव है वो काम नहीं करता है, ऐसा कर दिया गया। और वर्तमान में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और महाराजाओं को मिलने वाला जेब खर्च इंदिरा गांधी ने ये कर दिया। आपको पिछला वीडियो पूरा यदि समझना है तो पीछे जाके देखना ही पड़ेगा। ये तो सप्लीमेंट्री की बात है। मैं आपसे कह रहा था कि जो बातें आपके कमेंट्स हैं मैं उनका जवाब दूं, ताकि आपके हर बात आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं और ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरी कुछ मांगे मैं हर बात को, मेरे दिमाग में ये विचार आता है, कई बार तो मैं सवाल उठाता हूं। जैसे मैंने एक केवी और जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके अंदर टीचर्स जो है पॉलिटिकल साइंस के वो अपॉइंट नहीं होते। मेरी कोशिश है, मैं बहुत जल्दी इस मामले को, यदि सरकार तक जाती है, पहुंचती है, नहीं तो कोर्ट तक जाएंगे इस मामले को लेकर, और क्यों नहीं परमानेंट नियुक्ति, ये भी मैं कोशिश है। मैं चाह रहा हूं कि स्टूडेंट तक हर बात क्लियर पहुंचे, और यदि कहीं कमी रहती है आप कमेंट करोगे, आप मुझे कहोगे सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इससे रिलेटेड बनाइए, और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचे। और इस सब के लिए किसी को धन्यवाद देना है तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि कॉलेज आयुक्त को दीजिए, उन कॉलेज आयुक्तालय के अंदर काम करने वाले लोगों को दीजिए, उनकी पॉलिसीज को दीजिए, क्योंकि उन्हीं की पॉलिसी है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें और स्टूडेंट तक हमारी क्लास पहुंचे। इसलिए विद्यार्थियों हम क्लास ले पाते हैं। बाकी सीधी सी बात है, हमारी क्लास ऑफलाइन ही चलती है, और ऑफलाइन स्टूडेंट कैसे हम पढ़ाते थे ये वो स्टूडेंट अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी धन्यवाद बहुत बहुत, हम मिलते रहेंगे हर बार।